आपने यूकेडी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन आपने यूकेडी छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पर, वो मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं। उसके बाद यूकेएससीसी के अध्यक्ष का बयान आता है कि 3 पन्ने बाहर आना मतलब पेपर लीक कहना नहीं होता। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का इस तरह से कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? 15-15 लाख में पेपर बेचे जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है हकम सिंह का है। 2020 में हकम सिंह ने पटवारी भर्ती करवाने के नाम पर युवाओं से पैसे लिए थे। उस समय भी उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जो भी नकल हो रही है उसमें क्यों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, इनके कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है? नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एक पत्रकार भी रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की, उसके बाद राजनीति में भी एक अहम भूमिका है। आप राजनीति में आए, उसके बाद क्रांतिकारी बने। तो आपकी ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? पत्रकारिता में करीब करीब मैं 10 साल तक सक्रिय रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया, प्रिंट मीडिया में भी काम किया। और 2017 में जब गैरसैंण मूवमेंट शुरू हुआ तो उसके बाद से मैं अभी तक आंदोलन में हूँ। गैरसैंण मूवमेंट की शुरुआत करने के बाद लगातार जनता के बीच तमाम मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। तो सर, आप जैसे यूकेडी में भी रहे हैं, यूकेडी जिसका उत्तराखंड राज्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ है, आपने यूकेडी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन आपने यूकेडी छोड़ दिया। इसके पीछे की क्या वजह रही यूकेडी छोड़ने की? देखिए, यूकेडी छोड़ने की कुछ ऐसी वजह हैं जो मैं कई बार कह भी चुका हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जिसने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए एक बड़ा संघर्ष किया, और जो एक बड़ी भूमिका जिससे हम कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में कहीं ना कहीं यूकेडी की रही है। लेकिन राज्य बनने के बाद यूकेडी को जो संघर्ष करना चाहिए था वो संघर्ष हमें दिखाई नहीं दिया। 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, बड़े लेवल पे यूकेडी ने कोई मूवमेंट खड़ा नहीं किया। और जो हमने देखा पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पर, वो मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखकर। और जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ पर लोग जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पार्टी को जो ऊपर से जो चलाने वाली शक्तियाँ हैं वो किसके हाथों में खेल रही हैं, उनको पता नहीं होता है। ये हमने देखा, महसूस किया पार्टी के अंदर। हमने कई बार जो पार्टी का नेतृत्व है उनसे कहा कि आपको इन जनमुद्दों को लेकर संघर्ष करना होगा। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, मुखरता से सरकार का विरोध नहीं करेंगे, मुखरता से नहीं बोलेंगे, तब तक जनता का विश्वास कैसे जीत पाओगे? आपको तो लड़ना पड़ेगा सड़कों पर। लेकिन हमने देखा कि यूकेडी उस तरह से सड़कों पे नहीं दिखाई दी जिस तरह से उसको दिखाई देना चाहिए था। जैसे उत्तराखंड राज्य मूवमेंट में यूकेडी ने भूमिका निभाई, इसी तरह की भूमिका की उम्मीद हमें यूकेडी से यही भी थी कि मूल निवास भू कानून, गैरसैंण राजधानी और भी तमाम उत्तराखंड के सवाल, इसको लेकर यूकेडी मुखरता से लड़े, लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया। और इतनी बात जरूर कहूँगा कि यूकेडी में कार्यकर्ता हैं जो वो दिल जान से पार्टी के लिए समर्पित हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने उनको कार्यकर्ताओं को बहुत करीब से देखा है। लेकिन होता है क्या है कि कुछ समय तक पार्टी में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और फिर वो पार्टी से निकल जाते हैं। जब कुछ मठाधीश, जो मैंने कहा आपको, उनकी हरकतें देखते हैं पार्टी के अंदर, तो उनकी हरकतें देख के फिर पार्टी से लोग बाहर निकल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। हमारी सोच तो यही थी कि क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी आगे बढ़ती, इस राज्य को एक अच्छा नेतृत्व देती। कहीं ना कहीं आपको यही नहीं लगता अगर आप सब एकजुट होते तो शायद यूकेडी 2027 में अपनी सत्ता बना पाती? देखिए, एकजुटता वाली जहाँ तक बात है, अभी हमारी कोशिश ये है, हमने स्वाभिमान मोर्चा बनाया है जी। हमारी कोशिश तो यही है कि यहाँ पर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जिनका अस्तित्व है, उन सभी से बात की जाए, सभी को एक छाते के नीचे लाया जाए और 2027 चुनाव की तैयारी की जाए। ये अभी हमारी कोशिश है। और हम लगातार जो क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा
तभी जाकर हम भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी से लड़ सकते हैं। अगर एक नहीं हुए, बिखरे हुए रहे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। और जनता भी चाहती है, जनता भी यही कह रही है कि सभी जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, वो शक्तियाँ हैं, वो एक हो जाए, एक मंच पे आए और जनता का भी समर्थन क्षेत्रीय ताकतों को मिले। जनता की जो मांग है, डिमांड है, हम लगातार बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि और इस राज्य में एक बेहतर जो हम विकल्प की बात कर रहे हैं, वो देने में हम सफल होंगे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की आपने बात की, तो जी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये दूसरे दलों से कैसे अलग साबित होगी? देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जो है, ये एक पार्टी तो है नहीं, अभी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है अभी तक। ये एक सिर्फ संगठन है। इसका एक उद्देश्य यह है कि जितनी भी यहाँ पर ताकतें हैं, क्षेत्रीय ताकतें हैं, उनको एक करना, इस राज्य में बेहतर विकल्प देना। इसका मूल जो उद्देश्य है, जिसको लेकर बना है, संकल्प एक नए विकल्प का। तो नया विकल्प कैसे मिलेगा? जब सभी ताकतें एक होंगी। तो संगठन लेवल पे हम लोग लगातार सभी को एक कर रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं, सभी से हम संपर्क कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि सभी ताकतों को एक किया जाए और 2027 की बेहतर रणनीति के साथ तैयारी की जाए। अभी जो हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है उत्तराखंड का, यूकेएससीसी का पेपर लीक हुआ, जिससे युवा आक्रोश में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 सितंबर को एग्ज़ाम के ठीक आधे घंटे पहले 3 पन्ने बाहर आते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। उसके बाद यूकेएससीसी के अध्यक्ष का बयान आता है कि 3 पन्ने बाहर आना मतलब पेपर लीक कहना नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पेपर लीक होने की परिभाषा क्या है? पेपर लीक किसे कहते हैं? ये बड़ी हास्यास्पद बात है और यूके के जो अध्यक्ष हैं, उनका इस तरह से कहना और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का इस तरह से कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? इसे लीक न कहें तो क्या कहें? ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आपने कह दी कि पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आ गए। ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि जो ये आंदोलन एक बड़ा खड़ा होने जा रहा है भर्ती घोटालों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, ये शांत हो जाए। आज मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में भाजपा की पूरी ताकत, पूरी शक्ति इस आंदोलन को खत्म करने के लिए लग गई। उनका आईटी सेल सक्रिय हो गया है। पूरे उत्तराखंड की जनता कह रही है, उत्तराखंड का बच्चा बच्चा कह रहा है, एक एक युवा कह रहा है पेपर लीक हुआ है। 3 पन्ने के मैं कहता हूँ कि एक भी प्रश्न बाहर आता, वो भी लीक की श्रेणी में होता। ये तो 3 पन्ने बाहर आए और ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस बात को उत्तराखंड की जनता देख रही है कि ये किस तरह से जनता के साथ एक बार फिर विश्वासघात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है, इससे यूके की जो एक तरह से विश्वसनीयता बनी थी, वो खत्म सी हो गई है। साग पर बट्टा सा लग गया है। कैसे भरोसा करेंगे आप पे? बिल्कुल। जनता का भरोसा टूटा है, युवाओं का भरोसा टूटा है। इस उम्मीद के साथ हमारे युवा मेहनत करते हैं कि उनका अच्छा भविष्य बनेगा, एक सरकारी नौकरी होगी। लेकिन अब ये युवाओं के अंदर ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो एग्ज़ाम तो दे रहे हैं। उनको ये लगने लगा है, उनकी जो मेहनत है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक तो होता क्या है इस राज्य में, भर्तियाँ ही बहुत समय बाद होती हैं, जब होती हैं तो लीक हो जाते हैं। तो उनको ये लगने लगा है कि चाहे कुछ कर लें, हम कितने एग्ज़ाम दे लें, लेकिन वही लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं जो एक तरह से जिनकी पहुंच है, जो पैसे दे रहे होंगे, उनको ही लगने लगा है कि इसमें अधिकतर वो लोग आ रहे हैं। अब पेपर लीक होगा, कहीं ना कहीं पेपर लीक होने के बाद उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग हों, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हों, उनके अपने रिश्तेदार हो, परिजन हो, जहाँ ये पेपर पहुंचाया जा रहा हो और उन्हीं को सिर्फ भर्ती किए जाने की सरकार की मंशा हो, उन्हीं को सिर्फ नौकरी देने की मंशा हो। ये भी हो सकता है। इसमें बहुत सारा हम बहुत बड़ा षड्यंत्र देख रहे हैं इसमें, और इसीलिए कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसआईटी जांच सरकार अभी कर रही है, उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की एसआईटी जांच पहले भी बहुत हो गई है, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं है। सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इसमें, सफ़ेदपोश बड़े बड़े जो नेता हैं, वो भी इसकी
चपेट में आ सकते हैं, उन तक भी सीबीआई पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं जो इस खेल के मास्टरमाइंड हैं वो भी पकड़े जाएंगे। तो हम इसलिए सीबीआई जांच पर जोर दे रहे हैं क्योंकि एसआईटी तो उत्तराखंड सरकार की अपनी जांच एजेंसी है, तो किस तरह से निष्पक्ष जांच होगी इस पर हमें आशंका है कि सरकार इसमें निष्पक्ष जांच करेगी। अगर कोई बड़ा अधिकारी होगा, कोई बड़ा नेता होगा, तो मुझे लगता है कि एसआईटी उस पर हाथ डालेगी। सीबीआई अगर जांच करती है तो हमें इस बात की उम्मीद है कहीं ना कहीं इसमें शामिल बड़े मगरमच्छ वो लपेटे में आएंगे और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। इसलिए आज युवा लगातार बैठे हुए हैं धरने पर। हल्द्वानी में कुछ साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, पूरे प्रदेश भर में उबाल है। अब युवा सिर्फ एक ही डिमांड चाहता है कि ये भर्ती परीक्षा निरस्त हो और सरकार सीबीआई जांच करे। जैसे कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, ये पेपर फिर से हो इसकी भी मांग की जा रही है, तो क्या एकमात्र यही सॉल्यूशन है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा सीबीआई जांच से? देखिए, अब बिना जांच के, बिना पड़ताल के कैसे जो ये गठजोड़ बन गया है वहां तक पहुंचा जाएगा? हमारे पास इसके अलावा दूसरा विकल्प क्या है? क्योंकि हर समय ये पेपर लीक होने जैसे मामले सामने आते हैं, सरकार तो बोल देती है कि इसमें कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसकी आड़ में ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने नकल रोधी कानून लाई और जब ये कानून बना, आपने देखा होगा, उस कानून के बनने के बाद जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ वो उस छात्र पर होता है जो ये शिकायत करता है कि जो पेपर उसको मिले हैं उसमें सील नहीं है। सरकार पहला मुकदमा उस छात्र पे करती है। तो कैसा सरकार ने कानून बनाया? दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि हाकम सिंह जैसे लोग, ये कब जेल से बाहर आया? ये तो जेल में था, कब जेल से बाहर आए लोगों को पता ही नहीं था। इसको तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है और फिर एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। अगर सरकार वास्तव में चाहती कि इस राज्य में नकल ना हो तो इस कानून में सजा का जो प्रावधान है वो आजीवन कारावास होना जरूरी है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होना जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति हिम्मत ना करे, कोई भी ऐसा गठजोड़ जो बन रहा है, कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे कि पेपर लीक करवा सके। कानून जब तक मजबूत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। नकल माफिया को पता है कि मैं नकल करवा भी दूंगा तो मुझे बेल मिल जाएगी, कुछ समय मैं जेल में रहूंगा, तो इससे कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो इस कानून को और कठोर बनाने की आवश्यकता है। अगर कठोर कानून नहीं होगा, कानून लचीला होगा, तो नकल की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी। तो सरकार को हम यही कह रहे हैं, एक तो कानून बहुत कठोर होना चाहिए, सजा का प्रावधान बहुत आजीवन कारावास होना चाहिए, और बाकी जो सीबीआई जांच की मांग है, एक उम्मीद हमें वहाँ से है कि अगर ये जांच होती है तो कहीं ना कहीं हाकम के जो हाकिम हैं वो भी इस जांच के दायरे में आएंगे और जो ये पूरा एक तरह से जो गठजोड़ चल रहा है, जो नेक्सस है पूरा इस नकल माफिया का, वहाँ तक कहीं ना कहीं सीबीआई पहुँचेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। सरकार एक बार इस जांच की संस्तुति करे, इसकी जांच हो सीबीआई के जरिए इस पूरे घटनाक्रम। ही पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे नकल के मामले सामने आए हैं। इन सभी घटनाओं की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि सबको पता है 15-15 लाख में पेपर बेचे जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है हाकम सिंह का है। तो इससे पहले की बात करें, 2022 में भी सेम चीज़ हुई थी। 2022 में उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनके बेल हो गई। सेम चीज़ अभी 2025 में हुई है, अभी उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, हाकम सिंह की अगर मैं बात करूं, हाकम सिंह का मामला 2022 से पहले का भी एक मामला है। 2020 में हाकम सिंह ने पटवारी भर्ती करवाने के नाम पर युवाओं से पैसे लिए थे। उस समय भी उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। अगर सरकार 2020 में ही इसके खिलाफ कार्रवाई करती तो 2022 में फिर हाकम सिंह के इस तरह से लोगों से पैसे नहीं मांगता। तो कहीं ना कहीं दोबारा उसने युवाओं से पैसे मांगे तो समझा जा सकता है कि वो इस बात को जानता है कानून कमज़ोर है। 2020 में उसके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ तब भी उसका सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाई। 2022 में जब उस पर मामले दर्ज हुए, फिर कुछ समय जेल में रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, फिर 2025 में
पैसे मांगने के मामले में हाकम सिंह अभी फिर जेल में, उसे पता है कुछ दिन बाद फिर मैं छूट जाऊंगा। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो बीजेपी के भी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। उत्तराखंड की जनता को ये सोचना पड़ेगा, इस राज्य में जितने भी ये भर्ती घोटाले हो रहे हैं, इसके तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाकम सिंह जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता। संजय धारीवाल जो हरिद्वार में, जिसकी जो हरिद्वार का है और पिछले पेपर लीक मामले में पकड़ा गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ। अभी इस बार जो मामला सामने आया हरिद्वार में, जहाँ नकल हुई जिस परीक्षा केंद्र में, उसका जो संचालक है वहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र चौहान, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति। मनराल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति। इससे पूर्व जो UKSSC के चेयरमैन रहे RBS रावत जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। आप परत दर परत देखेंगे, जो भी नकल हो रही है उसमें क्यों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, इनके कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो नकल करवा रहे हैं, इनकी भूमिका है तो नकल करवाने में है। लेकिन ऊंची पहुंच की वजह से कानून भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। कुछ समय के लिए जेल में रहते हैं, फिर ये बेल पर छूट जाते हैं और फिर लगातार इस तरह से मामले बढ़ते रहते हैं। इसलिए इस राज्य का युवा यही डिमांड कर रहा है कि सजा का कड़ा प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों पे नकेल कसी जा सके। जी, अभी CM धामी ने भी पेपर लीक होने पर नकल जिहादी जैसे शब्द यूज़ किए, तो क्या लगता है उनके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने दिया या इसको किसी और एंगल में? मैं वही तो कह रहा हूँ, CM धामी से मैं पूछना चाहता हूँ, CM धामी हमें बताए, क्या RBS रावत नकल जिहादी है? क्या आपका जो जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह है, ये नकल जिहादी है? आप इसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। आप इसको सांप्रदायिक रंग देकर आंदोलन को खत्म करने की आपकी ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि इसमें कुछ मुस्लिम कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, तो आपने इसको नकल जिहाद का नाम दे दिया। धामी जी को ऐसी तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको तो CBI जांच के लिए संस्तुति करनी चाहिए, ताकि बच्चों का, युवाओं का भरोसा सरकार पर बना रहे। लेकिन वो पूरे इस घटनाक्रम को एक नया मोड़ देना चाहते हैं नकल जिहाद का, ताकि सांप्रदायिक तरीके से इस मामले को भुनाया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मूल एजेंडा है, संप्रदाय के नाम पर लोगों को आपस में बांटने का। लेकिन इस बार वो इस हथकंडे के जरिए यहाँ की जनता को नहीं बांट पाएंगे, यहाँ के युवाओं की ताकत को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। हम यही कहेंगे धामी जी से कि आप इस राज्य के युवाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए ईमानदारी से जांच करवाएं, पारदर्शी परीक्षा करवाएं, युवाओं के हित में आप सोचें। ये धामी जी से हम कहना चाहते हैं। हमारा युवा बहुत मेहनत करता है, उसके माँ बाप गाड़ी कमाई अपने बच्चों पे लगाते हैं, उनके साथ आप छल मत कीजिए, उनके साथ धोखा मत कीजिए। उनको न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे होनहार हैं, उनको ही एक तरह से वो लोग परीक्षा में क्वालिफाई करने चाहिए, हमारा ही मानना है, जो काबिलियत रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप का सिस्टम नकल करवा कर ऐसे लोगों को सिस्टम के अंदर घुसा रहे हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। और ऐसे लोग सिस्टम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही हमारा कमज़ोर होगा। तो हम ये धामी से कहना चाहिए, नकल जिहाद की बात ना करें। जो उत्तराखंड के युवा जो मांग कर रहे हैं उस पर आप काम करें। जैसे कोचिंग माफियाज पर भी आरोप लगते हैं कि ये लोग
पेपर लीक करवाने का काम करते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा एक बड़ा गठजोड़ होता है। हो सकता है इसमें कोचिंग सेंटर संचालकों की भी एक बड़ी भूमिका हो, अधिकारियों का कोई गठजोड़ हो या नेताओं का गठजोड़ हो। इसमें इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, उनकी भी इसमें भूमिका हो सकती है। और देश भर में हमने देखा है जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उसमें कोचिंग सेंटर के संचालकों के नाम भी सामने आए हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि इसमें बारीकी से, गहराई से जांच हो ताकि जो भी इसमें शामिल हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल। जैसे कि मैं ना कई विभागों में जाती हूँ, तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लोग कहते हैं कि हम पर बहुत वर्कलोड है, यहाँ पर स्टाफ की कमी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भर्तियाँ सिर्फ 400-500 निकलती हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह होगी कि कि विभागों में स्टाफ की ज़रूरत भी है लेकिन भर्तियाँ उतनी हो नहीं रही? अब आप देखिए, हमारे उत्तराखंड में करीब ये मानकर चलेगी 55 से 60 हज़ार के बीच बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे रिक्तियाँ चल रही हैं, वहाँ पद खाली हैं। इतनी बड़ी तादाद में पदों को नहीं भरा जा रहा है और 10 से 12 लाख की संख्या हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारों की हो गई है। हाँ। और कोई भी एग्जाम होता है जैसा आप कह रहे हो, अभी करीब करीब 400 पदों के लिए भर्ती निकली थी, पटवारी वीडियो की भर्ती। इसमें 1 लाख से ऊपर 1 लाख 1.5 लाख के करीब आवेदक ने फॉर्म भरा। तो ये सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि यहाँ के बच्चों को नियुक्तियाँ मिलें, सरकारी नौकरी मिले। सरकार आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नियुक्तियाँ दे रही है। आप देख रहे होंगे अब जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है। तो उसके पीछे भी एक सरकार की मंशा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए वो अपने सगे संबंधियों को, जो हमारे नेता हैं चाहे कोई अधिकारी हो, वो अपने सगे संबंधियों को या उनके अपने रिश्तेदार होंगे, अपने करीबी लोग होंगे, उनको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आउटसोर्सिंग एजेंसी किसकी होती है? वो इन्हीं नेताओं की, अधिकारियों की अपनी एजेंसी होती है। पूरे प्रदेश भर में आउटसोर्सिंग एजेंसी से बड़ी तादाद में नौकरियां दी जा रही है। पहले तो आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है खत्म होना चाहिए। आप सीधी भर्ती करवाइए, जो काबिल होगा उसको आप नौकरी दीजिए, हमारा साफ कहना है। आउटसोर्सिंग से तो ना कोई एग्जाम करवाना आपको, सिफारिश होगी, जिसकी पहुंच होगी उसको ही नौकरी मिलती है। तो ये धंधा बंद होना चाहिए, सीधी भर्ती हो, विज्ञप्ति निकले और योग्य बच्चों को नौकरी मिले, ये हम चाहते हैं जी। अगर अब हम पलायन की बात करें तो कहीं ना कहीं गांव से लोग देहरादून आते हैं, पलायन हो रहा है। देहरादून से लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, पलायन हो रहा है। तो पलायन का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी तो नहीं है? देखिए, एक बड़ा रीजन तो रोजगार है। सबसे ज़्यादा पलायन हमारे पहाड़ से रोजगार की वजह से ही हो रहा है। बाकी फिर एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, ये भी एक बड़े कारण है। और अब तो आपदा भी हमारे सामने है, वो भी एक बड़ा कारण है। ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लगातार पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। अगर हम अपने गांव में ही, अपने पहाड़ी क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर यहाँ के युवाओं को उपलब्ध करवाते तो पलायन नहीं होता। लगातार युवा पहाड़ छोड़ रहा है, गांव के गांव हमारे खाली हो रहे हैं। इससे भी कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में पहाड़ों पर एक बड़ा संकट हम इसे देख रहे हैं। सीमा से जुड़े हुए जो गांव हैं, अगर वहाँ से भी पलायन जिस तेजी से हो रहा है, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे हमारा नेपाल बॉर्डर हो, अगर यहाँ से लगातार पलायन होता रहेगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा है। तो सरकार को क्या चाहिए था कि गांव में ही रोजगार के अवसर यहाँ के युवाओं को उपलब्ध करवाते, लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीति अभी तक रही नहीं है कि हमारे युवा पहाड़ में रह सकें। उनके लिए कोई ठोस नीति ऐसी बनती जिससे उनके हाथों को काम मिलता है, ऐसा सरकार ने किया नहीं। आज हम देखते हैं कि अधिकतर युवा हमारे
गांव छोड़कर होटल लाइन में जा रहे हैं। अधिकतर युवा होटल लाइन में और बाहर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कंपनियों में काम करते हैं। सरकारी नौकरी की हमारे सामने क्या स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं। एक विश्वास जो भरोसा था लोगों का कि हम मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वो भरोसा भी टूट गया है। अब युवाओं के सामने क्या बचा? मजबूरी है उनकी बाहर जाना, उनके सामने मजबूरी है। अब जितने अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी नौकरी नहीं लगेगी तो पलायन करके यहाँ से देहरादून जो आए हैं अभी बच्चे पहाड़ से, यहाँ कोचिंग सेंटरों में, इसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी कंपनी में किसी भी तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो स्थितियाँ हमारे राज्य की एक तरह से जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ के युवाओं के हित में बिल्कुल भी सरकार ने कभी नहीं सोचा। युवाओं को कैसे हम उनको मजबूत करें, उनको कैसे हम काम दें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के रूप में हो, किसी भी तरह से इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें। कभी भी सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया। अगर ऐसा सरकार करती तो कहीं ना कहीं आज पहाड़ों में ये स्थिति नहीं होती, लोग अपने गांव में होते, गांव खुशहाल होते, हमारे अपनी संस्कृति भी बची रहती, हर तरह से हमारे पहाड़ों का डेवलपमेंट होता अगर सरकार इस दिशा में सोचती तो। बिल्कुल। जैसे कि भू कानून लागू हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ जिस तरीके से जनता ने मांग की थी। इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, भूमि कानून में तो हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, सरकार एक नया कानून, एक नया भूमि कानून बनाए। हमारे उत्तराखंड राज्य का अपना कोई भूमि कानून नहीं है। अभी जो यहाँ पर भूमि कानून है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून है। ये उत्तर प्रदेश के ज़माने में 1950 में बन गया था। जब ये कानून बना उस समय ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया। उस समय शहरी क्षेत्र बहुत कम हुआ करते थे। और आज आप देखिए, उस कानून को उत्तराखंड ढो रहा है। इसमें इतने लूप होल हैं, इतने सारे लूप होल हैं इसमें कि इसका फायदा भूमि माफिया आसानी से उठा रहे हैं। एक तो आप देखिए, ये बात मैं हर जगह बोलता हूँ, सरकार ने बड़ी चालाकी से जो निकाय क्षेत्र है उसका विस्तार किया है। जो ये भूमि कानून है ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र पे लागू होता है, ये शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होता है। अब आप देखिए, देहरादून नगर निगम, इसका लगातार विस्तार हो रहा है। पहले इसमें 60 वार्ड हुआ करते थे, अब 40 और वार्ड शामिल हो गए। बड़ी तादाद में गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया। इसी तरह पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में आप किसी भी निकाय क्षेत्र में देख लीजिए, श्रीनगर में पहले नगर पालिका थी, नगर निगम हुआ है, ऐसी कोई नगर पंचायती नगर पालिका में उसको तब्दील किया गया। ऐसे बहुत सारी निगमें हैं, पंचायतें हैं, पालिकाएं हैं जिनका लगातार विस्तार किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि निकाय क्षेत्रों में शामिल की जा रही है। उससे हो क्या रहा है कि शहरी क्षेत्रों में इस कानून का प्रभाव न होने की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जितनी चाहे जमीनें खरीद सकता है। ये सबसे बड़ा लूप होल इस कानून का है। अच्छा, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस यही हो सकते हैं कि नया कानून बने, इस राज्य का अपना कानून हो, पूरे प्रदेश में एक कानून है। ऐसा नहीं कि 250 वर्ग मीटर आपने ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया और शहरी क्षेत्र को आपने छोड़ दिया। एक जैसा कानून बनना चाहिए, ये पहली डिमांड हमारी सरकार से है। और दूसरी डिमांड हमारी सरकार से ये है, बहुत सारे हमारे भूमिहीन लोग आज भी गांव में रह रहे हैं, उनको भी ज़मीनें आवंटित होनी चाहिए, उनको सरकार ज़मीनें दे। और जो हमारी बंजर भूमि हो रही है उसको कैसे भी करके उनकी वहाँ पर उनकी उत्पादन क्षमता किस तरह से बढ़े, वहाँ बगीचे विकसित करें जिससे काश्तकारों को फ़ायदा हो, वहाँ के रोजगार के अवसर डेवलप हो। खेती से कहीं ना कहीं सरकार को रोजगार देना पड़ेगा, ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि युवा खेती की ओर लौटे और ज़मीनों का विस्तार हो। कम से कम हमारे यहाँ जो मैं देख रहा हूँ,
लोगों के पास 5-7 नाली भी ज़मीन नहीं है हमारे गांव में। लोगों के पास कम से कम 30-40-50 नाली हर एक परिवार के पास हो, इसलिए उसका भी विस्तार होना जरूरी है। भूमि का विस्तार, ये हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि एक तो आप भूमि का विस्तार कीजिए, और लीज की व्यवस्था करें सरकार। सिर्फ लीज पर ही यहाँ की ज़मीनें किसी व्यावसायिक रूप से लीज की ज़मीन उपयोग में लाया जाए। अगर किसी को कुछ व्यवसाय करना है तो लीज पे वो ज़मीन यहाँ पर ले, ऐसी कुछ सरकार नीति बनाए ताकि हमारे किसान भूमिहीन ना हो। ये कुछ हमारी डिमांड है जो हम सरकार से चाहते हैं, और लगातार इसको लेकर हमने संघर्ष भी किया है, आगे भी हम इसमें संघर्ष करेंगे जब तक इस राज्य का अपना भूमि कानून नहीं बन जाता है, जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून नहीं बन जाता है, तो आगे भी इसमें हम अभी अपना संघर्ष जारी रखेंगे। 2027 में चुनाव हैं और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से इस चुनाव में क्या कुछ प्लानिंग करी है आपने कि जनता आपको वोट दे? देखिए, मुद्दे तो अभी जो हाल में ही चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि तो लगातार बेरोजगारी का सवाल तो हम सबके सामने है। हमारा गैरसैंण राजधानी का एक बड़ा सवाल है। भू कानून की जो हम बात कर रहे थे, मूल निवास का सवाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का है, स्कूलों की स्थिति का, ये सारे मुद्दे हैं हमारे जो जनता के बीच हम ले जाएंगे। और हम लगातार जो हमारी कोशिश है, जो हम लगातार कह भी रहे हैं, सभी ताकतों को एक करना है सबसे पहले, और मिलकर एक मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे जिसमें तमाम सवाल होंगे कि हम कैसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। पूरा हमारा उसमें विजन होगा कि हमारी हेल्थ पॉलिसी क्या होगी, हमारी एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, गैरसैंण राजधानी को लेकर हमारी सोच क्या है, भूमि कानून हम कैसे बनाना चाहते हैं, इस राज्य के युवाओं को हम रोजगार कैसे देंगे, ये सारे हम एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में जनता के बीच ले जाएंगे। और मुझे इस बार भरोसा है कि इस बार जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही है, तो जो एक नया तीसरा विकल्प इस राज्य में मिलेगा, तो जनता का जो भरोसा बन रहा है, विकल्प की तरफ जनता देख रही है। मैं देख रहा हूँ लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें आपके साथ जुड़ना है, हम बदलाव चाहते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है इस बार हम जो ताकतें हैं बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ेंगे, और जनता का जो विश्वास लगातार हम लोग जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि जनता हम पर भरोसा करे, उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। एक नेता में 3 क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए जो एक अच्छा नेता साबित करती है? देखिए, एक नेता में सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही होनी चाहिए कि विजनरी होना चाहिए। सबसे पहले उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए। जनता के कल्याण के लिए उनके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि वो जन कल्याण किस तरह से कर सकता है। युवाओं के लिए हम नौकरी की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे हम युवाओं को बेहतर से बेहतर नौकरी दे सकते हैं, सरकारी सिस्टम में कैसे दे सकते हैं, ऐसी एजुकेशन में, हेल्थ में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो कमी आज के नेताओं में है वो उनकी छवि और जो उनकी निष्ठा है, कहीं ना कहीं उस पर जो दाग लगते हैं उससे जनता का भरोसा टूटता है। नेता को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, जनता के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद एक अच्छा रोड मैप होना ज़रूरी है। जो मैं मानता हूँ कि अगर होगा ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा तो उसे जनता जरूर स्वीकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सिर्फ एक ही बताना है, और अंत में आपसे जो युवा पीढ़ी जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? तो एक तो नहीं कह सकते हैं, काम तो बहुत सारे काम है, पर एक जो सबसे प्रायोरिटी में आपका एक जो काम रहेगा, बस। मैं 2 काम कह लेता हूँ। एक तो गैरसैंण राजधानी, इसको बनाएंगे। जनता ने हमें सत्ता में भेजा, तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। दूसरा, इस राज्य में मजबूत भू कानून, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको पहले हर तरह के रिसोर्सेस में उनको पहले वरीयता देने का काम हम लोग करेंगे। ये हमारी स्पष्ट पहले से सोच रही है, इसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और युवाओं के लिए जो रोज़गार का सवाल है काम करेंगे, और युवाओं को बेहतर रोज़गार देने के लिए नीतियाँ बनाएंगे।
अंत में आप आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो आपसे कैसे जुड़े, क्यों जुड़े? देखिए, मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि आपको अब इस सिस्टम को बदलना है। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, तब तक आप उम्मीद मत करिए कि इस राज्य की दिशा सही होगी। आपको पहले अपनी ताकत समझनी है, युवाओं से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी वोट की ताकत को समझिए। आपकी एक एक वोट इस राज्य का भविष्य तय करने वाली है। अगर युवा चाहे तो ये पूरा सिस्टम बदल सकता है। बस युवाओं को इस दिशा में सोचना होगा कि जिसे उन्होंने वोट दिया, क्या उन्होंने उनके सपने पूरे किए। इस दिशा में युवाओं को एक बार सोचना चाहिए। क्या उनको नौकरियां मिली, क्या उनको बेहतर सुविधाएं मिली। युवा ही बदलाव ला सकते हैं और युवाओं को अब बदलाव के लिए आगे आना चाहिए। मैं ये कहूँगा, आपने बारी बारी से राष्ट्रीय पार्टियों को मौका दिया है, भाजपा को आप मौका दिया है, आपने कांग्रेस को मौका दिया है। अब इस बार एक नया बदलाव लाइए आप। जी। युवाओं से ये कहूँगा, और इस बदलाव में अपनी भूमिका निभाइए। और एक और संदेश युवाओं से यही रहेगा कि वो राजनीति में आए। युवाओं का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे युवा राजनीति में आए, वो राजनीति ऐसी राजनीति करे जिससे सिस्टम में कुछ सुधार हो, जिससे जनता के हित में काम हो। जैसी राजनीति अभी चल रही है, खनन माफियाओं को पोषित करने की राजनीति, भू माफिया को पोषित करने वाली राजनीति, नकल माफिया को पोषित करने, ऐसी राजनीति नहीं। ऐसी राजनीति में बदलाव के भागीदार बनिए, जो इस खोखले सिस्टम को, जो खोखला हो गया है, जो इसको दिमाग ने पूरी तरह चाट लिया है, इसको मजबूत करने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति आगे आए। ये मैं अपने युवाओं से, अपनी मातृशक्ति से कहना चाहूँगा। बस मेरा एक लास्ट में एक सवाल आया, जो आपने कहा वोट बहुत कीमती है, लेकिन हमारी जनता जो है एक वोट के लिए शराब की बोतल, पैसों के लिए किसी को भी वोट दे देती। देखिए, सच्चाई है, हमने देखा है। मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ और प्रलोभन में लोग आ जाते हैं। अब मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा जो 500,000 रुपये में अपना वोट बेच देते हैं। जो आदमी आपको 500,000 रुपये देगा, वो आपके सारे सपने खत्म कर लेगा। जो आपको एक बोतल शराब पिलाएगा, वो आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। उन लोगों को समझना चाहिए कि 1,000 2,000 के नोट से 5 साल उनके बर्बाद होंगे। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, उनको तो ये समझना चाहिए कि जो 1,000 2,000 रुपये उन पर खर्च कर रहे, शराब की बोतल पिला रहा है, वो वसूल कहाँ से करेगा? वसूल भी उन जनता से करेगा, जनता के पैसे से करेगा। तो मेरा यही मानना है कि उनको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप शराब के लालच में, पैसे के लालच में अपना वोट देते हैं, तो आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। आपके एक वोट से अगर कोई अच्छा उम्मीदवार होगा, अगर वो चुनाव नहीं जीत पाता है, तो जो वो कैंडिडेट आपके विधानसभा में काम करना चाहता है, चाहे हेल्थ सुधारना चाहता है, चाहे वो एजुकेशन सुधारना चाहता है, चाहे वो रोजगार के अवसर देना चाहता है, जो उसका विजन होगा, जिसके पास पैसे नहीं है, जो चाहता है कि मैं ऐसा करूं, अगर आप उसको वोट नहीं देते, उसको सपोर्ट नहीं करते, एक ऐसा आदमी को सपोर्ट करते हैं जो पैसा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये सारे जो सिस्टम में बदलाव करने वाले लोग एक तरह से सोचते भी हैं कि हम चुनाव लड़कर कुछ बदलाव करेंगे, उनका भी हौसला टूटता है। फिर वो भी हिम्मत नहीं करते चुनाव लड़ने की। उनको भी लगता है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, सही। जो पैसे दे रहे हैं वो चुनाव जीत जाते हैं, तो मैं भी कैसे लड़ पाऊंगा चुनाव। एक चुनाव हारेंगे, 2 हारेंगे, 3 हारेंगे, उसके बाद वो फिर किनारे हो जाते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। ईमानदारी से चयन करें उस प्रत्याशी का जो आपके लिए बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता को इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिना जागरूकता के तो नहीं हो पाएगा। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और जनता ही सब कुछ है। जनता जनार्दन ही सत्ता बनाती है, सत्ता बिगाड़ती है। लोग जागरूक होंगे तो ही बदलाव होगा, और हम बेहतर उत्तराखंड राज्य का निर्माण तभी कर पाएंगे।
तो थैंक यू सो मच, आपके बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं प्रभात वार्ता का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका और आपकी पूरी टीम का। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया अपनी बात रखने का, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप लगातार जन मुद्दों को उठा रहे हैं, आपका ये जो कोशिश है जनता के सवालों को उठाने की, आपको इस पर और ताकत दे, आपको और शक्ति दे, ताकि आप इसी तरह से मुद्दों को उठाते रहें और सरकार तक जनता की बात को पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।